हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री। कैसे हैं आप? तो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम डेरिवेशन निकालेंगे, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इससे पहले आप लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो पॉस्टुलेट होते हैं वो आप लोगों ने देखे होंगे या आप लोगों ने पढ़े होंगे, सुने होंगे। इससे पहले के मैंने वीडियोस में उनको डिस्कस किया हुआ है, जहाँ पे हमने आइडियल गैसेस से रिलेटेड कुछ पॉस्टुलेट्स थे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जिसको हम कहते हैं, केटीजी कहते हैं इसको। अब वहीं से हम इसको आगे चलते हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिराइव करेंगे कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो उन गैस के मॉलिक्यूल्स में से कितना प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, यानी प्रेशर एग्जर्टेड बाय दी मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इनसाइड अ क्लोज्ड कंटेनर। अब सबसे पहले हम हमारा जो डेरिवेशन है या जो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक पार्टिकल है यहाँ पे। इस पार्टिकल का मास m है, तो m रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ वन पार्टिकल। उस पार्टिकल के जैसे यहाँ पे और बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, देयर कैन बी 1000 एंड n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो n रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या पार्टिकल कह रहा हूँ मैं बार बार, मॉलिक्यूल एक ही बात है, ठीक है। अब वो जो पार्टिकल है वो x डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है, y एक्सिस में भी मूव कर सकता है, z एक्सिस पर भी मूव कर सकता है। तो जब वो पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी एक वेलोसिटी x एक्सिस में हो सकती है, उसकी वेलोसिटी y एक्सिस में हो सकती है, या z एक्सिस में हो सकती है, क्योंकि जो सिंगल मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, हम यहाँ पे सबसे पहली बात हम मोनो एटॉमिक गैसेस को लेके चल रहे हैं और डायटॉमिक गैसेस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप डायटॉमिक गैसेस लेते हो तो वहाँ पे दो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। एक तो हो जाता है वाइब्रेशन और दूसरा हो जाता है रोटेशन। तो हम नहीं चाहते कि हम हमारे डेरिवेशन में कुछ भी चीज़ें इन्वॉल्व करें, तो हम एक मोनो एटॉमिक गैस को लेके चल रहे हैं, जैसे नोबल गैसेस जिसको आप कह सकते हो एक तरीके से, दे आर यूजुअली मोनो एटॉमिक। अब वो जो मोनो एटॉमिक गैस है वो एक्स एक्सिस में भी भाग सकती है, वो वाई एक्सिस में भी भाग सकती है, वो जेड एक्सिस पे भी भाग सकती है। तो तीनों डायरेक्शंस में उसकी तीन अलग अलग वेलोसिटी हो सकती हैं, या तीनों सेम वेलोसिटी हो सकती हैं। अब अगर एक मॉलिक्यूल की एक्स एक्सिस में कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी है, जरूरी नहीं है दूसरे मॉलिक्यूल की भी उतनी ही वेलोसिटी होगी उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। हो सकता है उसकी वेलोसिटी कुछ अलग हो सकता है तीसरे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कुछ अलग हो। तो जो Vx रिप्रेजेंट करेगा वो Vx रिप्रेजेंट करेगा एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर मेरे पास 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स हैं और 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स अगर एक्स एक्सिस की तरफ भाग रहे हैं और अगर अलग अलग वेलोसिटीज के साथ भाग रहे हैं, तो हम उन सारे वेलोसिटीज का एवरेज निकालेंगे। तो Vx जो रिप्रेजेंट करेगा वो एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल टुवर्ड्स एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा। आई होप यहाँ तक लॉजिक समझ में आया। अब यहाँ हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि मान लीजिए हमारे पास दो फेसेस हैं। हमारा एक फेस है ये वाला फेस जिसको हम यहाँ पे ग्रीन साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि है ए फेस, और दूसरा है हमारा एक मॉलिक फेस ये इस ट्यूब का, जिसको हम बी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। हम ये इमेजिन करके चलते हैं कि हमारा जो ये मॉलिक्यूल है यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो इस ए और बी के अक्रॉस ऑसिलेशन कर रहा है या कोलिजन कर रहा है। मतलब वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ पर चल के जाएगा, टकराएगा, फिर वापस यहाँ पर आएगा, फिर टकराएगा, फिर वापस यहाँ पे जाएगा, टकराएगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा, टकराएगा। मतलब हम फिलहाल हमारा सारा डिस्कशन एक्स एक्सेस के अक्रॉस ही रखेंगे, हम वाई एक्सेस और जेड एक्सेस को फिलहाल पिक्चर में नहीं लाना चाहते। अब मुझे बताइए, जब मेरा मॉलिक्यूल यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो कोलिजन करने से पहले उसका मोमेंटम कितना होगा? तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन मास इनटू वेलोसिटी, तो उसका मास m है और x एक्सिस में उसकी जो वेलोसिटी होगी वो यहाँ से जा रहा होगा, यहाँ जाएगा, टकराएगा, तो उसका मोमेंटम जो होगा बिफोर कोलिजन m इंटू वी एक्स होगा। टकराने के बाद उसका मास वही रहेगा लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा, वो माइनस एक्स हो जाएगा, वो माइनस वी एक्स हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में। तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना हो जाएगा? माइनस m इंटू वी एक्स। आई बात समझ में? यहाँ पर m का मतलब होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, हम वन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना था? m इंटू वी एक्स, माइनस फाइनल मोमेंटम कितना है? माइनस m इंटू वी एक्स। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा? ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम इन एक्स एक्सिस इज गिवन बाय 2 टाइम्स m इंटू वी एक्स। v का मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस या एक्स डायरेक्शन में। अब अगर मान लीजिए मेरा मॉलिक्यूल है, वो यहाँ पर एक बार आता है, टकराता है, फिर यहाँ से वापस यहाँ चला जाता है और फिर दोबारा आके टकराता है, तो दो कोलिजन्स के बीच में वो कितना टाइम लेता है? टाइम टेकन बिटवीन टू कोलिजन्स। तो सोचो अगर उसने यहाँ पे आके टकराया और टकराते ही अब वो यहाँ पे चला गया, यहाँ पे टकराएगा और दोबारा आके फिर यहाँ टकराएगा। डोंट यू फील पहले उसने एक डिस्टेंस कवर किया होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का एल डिस्टेंस। मान लीजिए इसको हम एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इस ट्यूब का लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब सेम है, तो उसको हम एल के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये भी आपका एल हो जाएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी जो होगा वो आपका एल हो जाएगा। तो मुझे बताइए, अगर उसने टाइम टेकन अगर मुझे पता करना हो तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बिकॉज स्पीड का टाइम फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ले सकते हैं। तो मुझे बताइए, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा?
पहले यहाँ कोलाइड हुआ, फिर यहाँ जाएगा, L डिस्टेंस कवर करेगा, फिर वहां टकराएगा, वहां टकरा के दोबारा यहाँ आएगा, तो जब सेकंड कोलिजन करेगा उस दौरान वो 2 टाइम्स L का डिस्टेंस कवर करके आया होगा, 2 टाइम्स L का डिवाइडेड बाय स्पीड। उसकी स्पीड कितनी हुई होगी? उसकी स्पीड इस पूरे दौरान हुई होगी vx। क्या लिखेंगे उसको? vx। ऑब्वियसली प्लस vx होगी, एक बार माइनस vx होगी, हमको उसमें नहीं जाना, उसकी स्पीड कितनी हुई होगी, हमको मैग्नीट्यूड देखना है, वो ही होगी vx। अब मेरा एक फॉर्मूला यहाँ पे आता है, फोर्स का फॉर्मूला। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? अगर आपने थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ा हो, फोर्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो एक्स एक्सेस पे अगर वो यहाँ से यहाँ जाके टकराता है, फिर वो यहाँ आता है, मतलब जैसे कोलिजन वहां करता है और फिर वापस आता है और फिर दोबारा जाके टकराता है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया? 2 बार टकराने पर, यहाँ एक बार टकराया और वहां पे आके दोबारा टकराया, तो ए फेस पर यहाँ से गया इधर, पहली बार टकराएगा, मॉलिक्यूल आएगा, टकराएगा, फर्स्ट कोलिजन करेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर दोबारा आके टकराएगा, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स mvx हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा उसको 2 बार सेकंड सक्सेसिव कोलिजन में। हम फिलहाल ए फेस की बात कर रहे हैं, सेकंड फेस पे हम बात नहीं कर रहे हैं। तो सर 2L/vx, हमने यहाँ से फॉर्मूला निकाला 2L/vx, दैट इज टाइम टेकन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, mvx बचा, L/vx बचा, v ऊपर चला जाएगा, mvx² डिवाइडेड बाय L। सो दिस इज फॉर वन मॉलिक्यूल ऑन वन फेस। अगर एक मॉलिक्यूल है वो एक फेस पर आके टकराता है, फिर वो वापस वहां चला जाता है, फिर वो दोबारा यहाँ पर आके टकराता है, तो फेस ए पर उसने कितना फोर्स एग्जर्ट किया? एक फेस ए पर, तो उसने mvx² का फोर्स एग्जर्ट किया। अब मुझे एक बात बताना, वो फेस ए पे भी जब टकराएगा, यहाँ पे दोबारा जाएगा तो फेस बी पे टकरा रहा है, फिर वो यहाँ जाएगा, ब्यूटीफुल, दोबारा आके वो फेस बी पे टकराएगा। तो जो आप कहानी फेस ए के लिए कर रहे थे, क्या वही सारी कहानी फेस बी के लिए भी नहीं कर सकते? तो यहाँ पर कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा था वो? यहाँ पर वो फोर्स एग्जर्ट कर रहा था mvx² डिवाइडेड बाय L। हमने अभी निकाला चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, फिर ये किया, इसको फोर्स के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले में। देखो ये हमारे पास फॉर्मूला आया mvx² अपॉन L, ये ए फेस के लिए था। क्या उतना ही सब कुछ बी फेस के लिए भी नहीं होगा? भाई जो अगर ए फेस पे हो रहा है तो वो बी फेस पे भी तो हो रहा है, मॉलिक्यूल ऐसे 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 घूम रहा है, एम आई राइट? तो हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे एक्स एक्सेस पर, पूरे के पूरे एक्स एक्सेस पे, इंक्लूडिंग फेस बी और इंक्लूडिंग फेस ए पे, इस पूरे एक्सेस पर वो मॉलिक्यूल जो फोर्स एग्जर्ट करेगा, यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम और यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम, तो दोनों में अगर चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम का फॉर्मूला निकालते हो, तो ये जो फॉर्मूला आपने निकाला इसका डबल हो जाएगा। यहाँ पर हमने सिर्फ फेस ए पे निकाला, फेस ए पर कितना निकाला? 2 टाइम्स mvx अपॉन 2L/vx, 2 और 2 कैंसिल हो गया, mv²x/L निकला, हमारा राइट। अब ये एक फेस पर निकला फोर्स एग्जर्टेड ऑन फेस 1, बट ऐसे ही फोर्स एग्जर्टेड ऑन फेस 2 भी तो आएगी, तो टोटल फोर्स एग्जर्टेड कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया यहाँ पे। तो 2 टाइम्स हमने को ये फॉर्मूला मिल गया, 2 टाइम्स mvx², चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर अ मॉलिक्यूल ऑन बोथ अपोजिट फेसेस ए एंड बी। समझ में आया? ओके। अब ये जो आपने फॉर्मूला निकाला वो एक मॉलिक्यूल के लिए निकाला। अगर एक मॉलिक्यूल है जो इन दोनों फेसेस के बीच में टकरा रहा है, तो यहाँ और यहाँ वो कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा? तो 2 टाइम्स mvx²/L। लेकिन अगर n मॉलिक्यूल्स होते, उसके जैसे अगर और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते, तो हर मॉलिक्यूल का अगर मुझे टोटल फोर्स एक्सर्ट निकालना होता इन दो फेसेस के ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है 2mvx²/L में सिर्फ मुझे n से मल्टीप्लाई कर देना पड़ता। तो अब जो मेरा ये फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला किसके लिए बन गया? चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर n मॉलिक्यूल। देखो चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम को फोर्स कहते हैं, तो भले मैंने लिखते हैं यहाँ पे चेंज ऑफ मोमेंटम लिखा हुआ है, बट आप उसका मतलब फोर्स हो गया कि इन दोनों फेसेस पर, फेस ए और फेस बी पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर एक मॉलिक्यूल होगा तो 2 टाइम्स mvx²/L, और अगर n मॉलिक्यूल्स होंगे, मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, हमने यहाँ पे सिर्फ एक n को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। आई बात यहाँ तक समझ में? अब मेरा अगला क्वेश्चन, टोटल फोर्स कितनी होगी? ये तो आपने एक्स एक्सेस पे फोर्स निकालनी, एक्स एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पर दो फेसेस हैं, दोनों फेसेस का 2n mvx²/L का फोर्स निकला। ऐसे ही y एक्सेस पे भी तो दो फेस हैं, y एक्सेस पे भी तो दो फेस हैं, ऐसे ही z एक्सेस पर भी तो दो फेसेस आ रहे हैं। आई होप क्यूब में दो फेसेस का मतलब इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो टोटल फोर्स वो कितनी एक्सर्ट करेगा? टोटल फोर्स कितनी एक्सर्ट होगी इस पूरे क्यूब के अंदर? दैट विल बी फोर्स x प्लस फोर्स y प्लस फोर्स z। एम आई राइट? अब भाई जो फॉर्मूला आपने x एक्सेस के लिए निकाला यहाँ पर, उसमें आपने फॉर्मूला लिखा फोर्स ऑन x एक्सेस विल बी
2 टाइम्स एन एम वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल, ये फॉर्मूला जो निकाला। ऐसे ही आप वाई एक्सेस के लिए भी फोर्स निकाल सकते हो, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, वी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी ऑन वाई एक्सेस। आई होप यू अंडरस्टैंड बाय एवरेज वेलोसिटी। मैं एवरेज वेलोसिटी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम वहाँ एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे हजारों मॉलिक्यूल और हर मॉलिक्यूल का वाई एक्सेस में स्पीड एक ही होगा, पॉसिबल नहीं है, सबका अलग अलग हम सबका फिर एवरेज निकालते हैं, am I right? तो हम यहाँ पे जो फोर्स भी निकाल रहे हैं वो एवरेज फोर्स की बात कर रहे हैं, ओवरऑल फोर्स, एवरेज फोर्स कितनी एग्जर्ट की जा रही है। तो टोटल फोर्स जो यहाँ पर एग्जर्ट करी जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगी। दैट इज, ये देखो, ये x का फॉर्मूला, ये y का फॉर्मूला, ये z का फॉर्मूला। कॉमन क्या है सब में, 2nml कॉमन है, 2nml कॉमन है, तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vyz स्क्वायर अंदर रह जाएगा यहाँ पर। व्हाट इज vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, एवरेज वेलोसिटी ऑन x एक्सिस, एवरेज वेलोसिटी ऑन y एक्सिस, एवरेज वेलोसिटी ऑन z एक्सिस, सारी एवरेज वेलोसिटी, वो भी एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर है, एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर है। अब सारों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगी ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी, ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हम तीनों वेलोसिटीज को अगर हम ऐड कर दें तो ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी निकल के आ गई, जिसको हम कैपिटल वी के साथ यहाँ पे लिख के स्क्वायर कर दें। तो एवरेज वेलोसिटी का भी स्क्वायर है। आई होप स्क्वायर क्यों है समझ में आया, क्योंकि हम यहाँ पे जो ये फॉर्मूला निकाल रहे थे इसमें ये एक वी एक्स ऊपर चला गया तो वहां जाके वो स्क्वायर हो गया, इस वजह से, चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम की वजह से। आज होते यहाँ तक लॉजिक समझा। अब यहाँ मेरे को एक चीज समझ में आती है, मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ गई। व्हाट इज वी एक्स स्क्वायर, टोटल एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर इज वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, मतलब सारे एक्स एक्सेस में एवरेज वेलोसिटी, वाई एक्सेस में एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर, जेड एक्सेस में एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर, सारी एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर, या जिसको हम मीन कह सकते हैं एक तरीके से, मीन वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज की जगह मैं वहां पे एक अच्छा वर्ड यूज करूंगा, मीन वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, मीन वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, मीन वेलोसिटी इन जेड एक्सिस का स्क्वायर, सारे मीन वेलोसिटीज का स्क्वायर करके अगर ऐड कर दोगे तो हमको ओवरऑल मीन वेलोसिटी का स्क्वायर मिलेगा। तो सिर्फ v अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो मीन वेलोसिटी है उसका स्क्वायर है, ये मीन वेलोसिटी, ये मीन वेलोसिटी, ये मीन वेलोसिटी। व्हाट इज मीन वेलोसिटी, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल, हर पार्टिकल एक्स एक्सिस में अलग अलग स्पीड से भागेगा, हमने सबका मीन ले लिया। एवरेज या मीन, एक तरीके, मीन ज्यादा बेटर वर्ड होगा अगर मैं मैथमेटिकल भाषा में बोलूँ तो, एवरेज से ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, मीन हमने ले लिया। तो जो मीन वेलोसिटी था एक्स एक्सिस पे उसका स्क्वायर किया, ऐसे ही वाई एक्सिस पे हर पार्टिकल का अलग अलग वेलोसिटी होगा, हमने उन सबका मीन निकाला और उसको स्क्वायर कर दिया, और उन सारे स्क्वायर का फिर जब अंडर रूट लेते हैं तो हमको मिलता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको हम आर एम एस कहते हैं। तो वी आर एम एस, तो यहाँ पे जो सिर्फ ये वी है ना, ये सिर्फ वी, इसको आप क्या लिख सकते हो, आर एम एस, ये आर एम एस वेलोसिटी है आपकी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आई होप आपको ये लॉजिक, तो जब भी मैं यहाँ पे ये v निकालूंगा, ये v का मतलब मेरे पास क्या हो गया, RMS। ये याद रखना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जो ये फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, इसके बाद जो फॉर्मूला मैं पढ़ाऊंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। ये थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, प्लीज इसको ध्यान से सुनना। डेरिवेशन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए याद नहीं रखना है, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखो जब भी हम डेरिवेशन पढ़ते हैं तो डेरिवेशन इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि जो फाइनल फॉर्मूला है वो कहाँ से आया, कैसे आया, ये समझ में आए। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि वो फॉर्मूला आपने कैसे डिराइव किया। ये चीज आप आज सुनोगे, आज वीडियो देखोगे, आप नोट्स बना लोगे, 10-15 दिन 20 दिन के बाद आप ये भूल जाओगे, मैं भी भूल जाऊंगा, आपको पढ़ाने से पहले मैं भी पढ़ के आया हूँ, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला, जो फाइनल फॉर्मूला आएगा। कभी कभी बहुत बच्चे पूछते हैं ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो कुछ कुछ केसेस में हम उनका डेरिवेशन दे देते हैं, कुछ कुछ केसेस में हम डेरिवेशन नहीं कराएंगे, तो एटलीस्ट कुछ डेरिवेशन से हमको एक आइडिया आ जाता है कि ओके ठीक है, ये तो फॉर्मूला आया है, इसके पीछे ये सारा मैथमेटिक्स लगा है, तब जाकर ये फॉर्मूला बना है। यहाँ तक का लॉजिक समझ में आया। तो फोर्स टोटल का फॉर्मूला हमें मिल गया 2nmv²/L, ये हमारे पास टोटल फॉर्मूला है फोर्स। तो इस पूरे कंटेनर में कितनी फोर्स एग्जर्ट की जा रही है उन गैसेस के मॉलिक्यूल्स के थ्रू, n मॉलिक्यूल्स के थ्रू, जिसमें हर मॉलिक्यूल का मास m है। तो टोटल फोर्स का फॉर्मूला जो हमने यहाँ से निकाला F टोटल, उसमें हर एक्सेस पे, x एक्सेस का, y एक्सेस का और z एक्सेस का फोर्स का फॉर्मूला हमने ऐड कर करके ये फॉर्मूला निकाला। हमें टोटल फोर्स कितनी एग्जर्ट हो रही है वो मिल गया। हमें क्या निकालना है, प्रेशर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, कितनी टोटल फोर्स है और कितने एरिया पे। अभी टोटल फोर्स का फॉर्मूला तो हमें मिल गया, टोटल फोर्स का फॉर्मूला है 2nmv²L। ये v², इसकी जगह पे हम लोगों ने, इस पूरे टर्म की जगह पे, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ फिर से दोबारा, इस पूरे टर्म की जगह पे
ये जो पूरा टर्म है इसकी जगह पे हम लोगों ने v स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। एरिया, व्हाट इज एरिया? अगर भाई मैं एक फेस की बात करूं, एक फेस का एरिया होता है लेंथ इनटू लेंथ, तो ये लेंथ है और ये लेंथ है, तो L इनटू L, ये एक 2L लिख सकते हैं, रादर उसको मैं कहूँगा L स्क्वायर। ये देखो, ये एक है, ये एक है, ये एक फेस है, 2L नहीं लिखेंगे, L स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ इनटू लेंथ एरिया होता है। ऐसे हमारे पास कितने फेसेस हैं? ऐसे हमारे पास 6 फेसेस हैं। आई होप यू रिमेंबर, हमारे पास एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, तो डोंट यू फील 6L स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। इस पूरे क्यूब का अगर एरिया निकालना हो तो कितना निकल के आएगा? 6L स्क्वायर। एक फेस का एरिया होता है L स्क्वायर। ऐसे मेरे पास ऊपर नीचे इधर उधर आगे पीछे 6 फेसेस होते हैं। घर में बैठ के देख लेना, 4 दीवारें होती हैं, छत और नीचे होता है, तो 6 फेसेस होते हैं। तो मेरे पास 6L स्क्वायर आया। अब यहाँ पे मैं इसको रीअरेंज करूंगा, 2 और 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 कैंसिल हो गया, n m v स्क्वायर, L था L स्क्वायर था, L क्यूब हो गया। तो फाइनली मेरे पास फॉर्मूला क्या मिल गया? मेरे पास फॉर्मूला मिला 1/3 n m v स्क्वायर अपॉन L क्यूब। व्हाट इज L क्यूब? L क्यूब तो होता है वॉल्यूम, बिकॉज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो वॉल्यूम हो जाता है। तो हमारा जो एरिया था 6L स्क्वायर, उसको L से मल्टीप्लाई किया, L क्यूब हो गया। तो अब हमारे पास फाइनल फॉर्मूला निकल के आ जाता है वॉल्यूम। अब इस V और इस V में कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, ये वॉल्यूम है और ये V RMS है। ठीक है, ये दोनों जगह पे V आ रहा है, इसलिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। ये स्मॉल भी समझ लो, ये कैपिटल भी समझ लो। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास फाइनल निकल के आया 1/3 nm v स्क्वायर अपॉन v। एक काम करते हैं, v को इधर ले लेते हैं, तो pv विल बी इक्वल टू 1/3 nm v स्क्वायर। इस फॉर्मूले को बाय हार्ट करना है। अब इस फॉर्मूले को हम कहते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन केटीसी से निकाला हुआ इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको बाय हार्ट होना चाहिए। इसी इक्वेशन से सारे आने वाले फॉर्मूले निकल के आएंगे जो आप लोगों ने अब तक पढ़ोगे, और इसके ऊपर ही सारे फॉर्मूले, सारे न्यूमेरिकल बनेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन, ये डेरिवेशन समझ में आया। हमने क्या किया? हमने सबसे पहले क्या निकाला? हमने सबसे पहले फोर्स निकाला, टोटल फोर्स। टोटल फोर्स निकालने के लिए हमें एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस में कितना फोर्स है ये पता होना चाहिए था। उस फोर्स को पता करने के लिए चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम पता होना चाहिए था। तो चेंज इन मोमेंटम निकाला, पर यूनिट टाइम निकाला, एक एक्सेस पे निकाला, फिर ऐसे ही वाई एक्सेस पे निकाला, जेड एक्सेस पे निकाला, ऐड कर दिया, हमको ये आंसर, ये फाइनल फॉर्मूला। उसको हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। ये मेन फॉर्मूला था जिसमें हमको सब्स्टिट्यूट करना था, टोटल फोर्स अपॉन एरिया। हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, सॉल्व किया, ये आंसर मिला। तो दिस इज पीवी इक्वल्स टू 1/3 nmv स्क्वायर। यहाँ पे n रिप्रेजेंट करता है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स हमें नहीं पता, पर अगर हजारों लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल कितने भी हो सकते हैं, वो n रिप्रेजेंट करता है। एक मॉलिक्यूल का मास m रिप्रेजेंट करता है। आई होप ये लॉजिक समझ में आया। अब मान लीजिए अगर 1 मोल ऑफ गैस होती इस बॉक्स के अंदर, जो आपने ये बॉक्स बनाया है, अगर इसमें n मॉलिक्यूल्स, मैं जो कह रहा हूँ, मैं कहूँ अगर 1 मोल होता, अगर 1 मोल होता तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? n का वैल्यू हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, बिकॉज 1 मोल का मतलब होता है, 1 मोल का मतलब होता है इतने पार्टिकल्स। तो यहाँ जो n हम लिख रहे हैं, ये n अगर हमारा बन जाए, ये n हमारा अगर 1 मोल बन जाए, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल Na के साथ, एवोगैड्रो नंबर जिसको हम कहते हैं। बट हम Na नहीं लिखेंगे, हम वहाँ पे सिर्फ n लिख रहा हूँ मैं, टाइम बिंग, फॉर टाइमिंग हम वहाँ पे सिर्फ n लिख रहा हूँ। बेसिकली वहाँ Na आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक की बात? ओके, तो अगर फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस n का वैल्यू कितना हो जाएगा? Na मतलब 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, जिसको हम फॉर अ टाइम बिंग सिर्फ n लिखेंगे। तो अब मुझे एक बात बताओ, n क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? m। एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? m। उसको अगर मैं 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी ये कितने का मास हो गया? ये 1 मोल का मास हो गया। 1 मोल का मास हो गया। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखो, m क्या रिप्रेजेंट करता है? m रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मान लीजिए m मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 कर दूं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इतने मॉलिक्यूल्स का मास, यानी मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। और मास ऑफ 1 मोल को हम क्या कहते हैं? मास ऑफ 1 मोल को हम मोलार मास कहते हैं। तो अगर m इंटू n है और n अगर 1 मोल हो जाता है, n अगर 1 मोल हो जाता है, तो m इंटू n को क्या हम मोलार मास नहीं लिख सकते? अगर n का वैल्यू
6.022 इंटू 10⁻23 हो जाए तो क्या n इंटू m तो हम मोलार मास, ये है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल और ये है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 मोल के बराबर हो जाए, एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो जाए, तो क्या वो मोलार मास नहीं हो जाएगा? एब्सोल्युटली वो मोलार मास हो जाएगा। तो यहाँ पर n अगर Na के बराबर हो जाए एवोगैड्रो नंबर, तो m इंटू n विल बी मोलार मास। लॉजिक समझा? तो इस फॉर्मूले में PV इक्वल्स टू 1/3 n इंटू m, ये फॉर्मूला है n मोल्स के लिए फॉर n पार्टिकल्स, फॉर n पार्टिकल्स। यही फॉर्मूला बन जाएगा PV इक्वल टू 1/3 अपॉन 1/3 इंटू m इंटू v स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया फॉर 1 मोल, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स एक तरीके से कह सकते हो। आपको लॉजिक समझ में आया मैंने क्या किया? तो कैसे मैंने n इंटू m को मोलार मास क्यों सब्स्टिट्यूट किया? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने हो जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो मोलार मास बन जाए। क्लियर? तो PV विल बी इक्वल टू 1/3 mv स्क्वायर। अब यहाँ से एक काम करते हैं, v स्क्वायर को अलग करते हैं तो 3 वहाँ पे चला जाएगा, 3 PV अपॉन मोलार मास आ जाएगा। एम आई राइट? तो स्क्वायर को हटा दो। अच्छा एक और बड़ी बात, वॉल्यूम अपॉन मोलार मास, वॉल्यूम अपॉन मास डेंसिटी हो जाता है। वॉल्यूम अपॉन मास क्या हो जाता है? डेंसिटी। आई होप यू रिमेंबर द फॉर्मूला। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अपॉन मास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम अपॉन मास था तो वहाँ पे मैंने डेंसिटी को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब अगर मैं स्क्वायर हटा दूं वहाँ से तो वो क्या था? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी थी हमारी। तो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 3 PV अपॉन m। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3p अपॉन डेंसिटी, क्योंकि उसी से रिलेशन निकला। एक और बात, PV क्या होता है? अब हम सबको पता है PV इज इक्वल टू nRT, बट हम 1 मोल के लिए यूज कर रहे हैं सारी चीजें। वी नो PV इक्वल्स टू nRT, बट हम 1 मोल के लिए ले ना, हम पहले बोल दिया 1 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए PV विल बी इक्वल टू RT। तो यहाँ जो PV था उसकी जगह मैं RT सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। अब ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ना, VRMS विल बी अंडर रूट ऑफ 3PV अपॉन m, 3p अपॉन डेंसिटी, 3RT अपॉन m। भाई साहब इस फॉर्मूले को बाय हार्ट कर लीजिए, ये फॉर्मूला बाय हार्ट कर लीजिए। मैंने आपको 2 फॉर्मूला बाय हार्ट करने के लिए कहा है। ऑब्वियसली मैं आपको फॉर्मूला लिस्ट दूंगा लास्ट में। ये फॉर्मूला, ये और ये जो VRMS का हमने अभी फॉर्मूला निकाला है, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, इन दोनों, ये जो मतलब ये पूरा रिलेशन और ऊपर का, ये बहुत ही जरूरी फॉर्मूले हैं जो अभी काम आने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने क्या पढ़ा, PV विल बी इक्वल टू 1/3 mv स्क्वायर। अगर एक पार्टिकल की बात होगी तो फॉर्मूला ये बनेगा, अगर n पार्टिकल्स की बात होगी तो PV विल बी 1/3 nmv स्क्वायर। अगर n का वैल्यू n हो जाता है, ये हमने थोड़ी देर पहले अभी पढ़ा है ना। अब एक काम करते हैं, अगर मान लीजिए 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है हमारे पास, 1 मोल ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है, तो हम वहाँ पे n सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी मोल, इसको मैं चाहूँ तो मोलार मास सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, जैसे हमने प्रीवियस इसमें किया। जब यहाँ पे हमारे पास n इक्वल्स टू m इंटू n जो था, यहाँ पे अगर n की वैल्यू एवोगैड्रो नंबर हो जाती, n की वैल्यू एवोगैड्रो, हम चाहते तो मोलार मास सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, जैसे हमने यहाँ पे किया। हम मोलार मास सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे पता है बहुत बच्चों को ये हजम नहीं हो रहा, पर आई होप आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है। हम क्या n का मतलब, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल अगर एवोगैड्रो नंबर बन जाते हैं तो मास ऑफ 1 पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सो मेनी पार्टिकल इज मोलार मास। इतने पार्टिकल्स का जो वजन होता है हम उसे मोलार मास कहते हैं। इतने पार्टिकल्स को आप एवोगैड्रो नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो n इंटू Na लिख सकते हो, या तो आप n इंटू Na को मोलार मास सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ये हमारे पास हो जाता है फॉर 1 मोल। तो मैं दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी। यहाँ पे m आएगा, मोलार m आ जाएगा। आई होप ये लॉजिक समझ में आया, क्लियर है? तो मैं यहाँ पे nm लिखता हूँ, दैट इज मोलार मास इंटू v स्क्वायर, मोलार मास इंटू या टोटल मास इंटू v स्क्वायर, अगर मेरे पास n पार्टिकल्स हैं। अब एक सिंपल सा काम मैं और करता हूँ, ये 1/3 था, nm था, v स्क्वायर था, n अगर 1 मोल हो जाए, मैंने यहाँ लिखा है 1 मोल हो जाए, तो वो कैपिटल N एवोगैड्रो नंबर बन जाएगा। मैं ऊपर और नीचे 1, ये ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे 1/3 को सेपरेट करता हूँ, nmv स्क्वायर को ये nmv स्क्वायर को सेपरेट करता हूँ, 1/3 को सेपरेट करता हूँ, ऊपर और नीचे 2 और 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ। इससे फायदा क्या होगा पता है? कैन यू सी दिस, हाफ nmv स्क्वायर, हाफ nm। अब हाफ nmv स्क्वायर को कैन आई राइट हाफ
mv²। एंड व्हाट इज हाफ mv²? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, हाफ mv²। तो क्या मैं हाफ nmv² की जगह काइनेटिक एनर्जी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता? तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल, क्योंकि nm इज मोलार मास। n इंटू m, मैंने भी थोड़ी देर पहले यहाँ लिख के बताया था आपको, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, n इंटू m इज मोलार मास। तो दिस इज हाफ nmv, मैंने यहाँ c² लिख दिया, इसको v² लिख दो, ये v² हो गया, विल बी काइनेटिक एनर्जी पर मोल। हम यहाँ 1 मोल की बात कर रहे हैं। आई बात समझ में आपको? क्लियर है? सो पीवी विल बी इक्वल टू 2/3, बिकॉज एक तो हमारा रह जाता है ना, तो पीवी विल बी इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। तो व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी? 3/2 पीवी, 3/2 पीवी। क्या पीवी की जगह आरटी नहीं लिख सकता? बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स तो मैंने 1 ले लिया है ना, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, एन का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो ये हमारे पास 2 फॉर्मूले मिल जाते हैं काइनेटिक एनर्जी के। इन दोनों फॉर्मूलेस को सेव करके रख लेना। तो हमें क्या क्या याद रखना है? पहले तो हमें याद रखना है पीवी का ये फॉर्मूला, फिर हमको वीआरएमएस का फॉर्मूला, फिर हमें अच्छा इस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से एक चीज समझ में आई होगी, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इससे ये समझ में आता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, क्योंकि हम जो भी बात कर रहे हैं एवरेज, क्योंकि हमारे पास यहाँ जो वी आ रहा है वो वी आरएमएस आ रहा है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जहाँ पे हमने सब एवरेज लेके वो रूट मीन स्क्वायर निकाला हुआ। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, वो कौन सा गैस है उस पर डिपेंड नहीं करता, रेदर ये डिपेंड करता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कितना है। तो काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये याद रखना। आई होप ये लॉजिक समझ में आया। अब मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला क्या था? 3/2 RT। ये देखो 3/2 RT पर मोल, यानी 1 मोल के लिए। अगर मुझे 1 मॉलिक्यूल के लिए निकालना होता तो भैया अगर ये 1 मोल के लिए तो डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर कर, यहाँ पे 1 मोल के लिए निकालना था तो मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर किया ना। ये देखो जब 1 मोल के लिए निकालना था तो मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर किया, ये n किया, ये Na लिख दो भाई, इसको कुछ बच्चे रोने लग जाएंगे, एवोगैड्रो नंबर, पर ये 1 मोल के लिए निकल गई। अब 1 मॉलिक्यूल के लिए निकालनी होती तो डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर कर दो। तो 3/2 RT को अगर एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो R/Na आता है, उसको हम Kb कहते हैं। तो R/Na यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर इसकी वैल्यू देखो बड़ा सिंपल है, R की वैल्यू SI यूनिट में लिख लेना, Na की वैल्यू SI यूनिट में लिख लेना। Na की वैल्यू तो 6.022 × 10⁻23 होती है, 23 ऊपर चला जाएगा तो -23 हो जाएगा। तो आप ऐसे कर लेना 8.314 को डिवाइडेड बाय 6.022 कर लेना, इसको डिवाइड कर लेना, ये 23 ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁻23 हो जाएगा। आपको आंसर निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली 1.38 इतना आएगा। तो ये केबी का वैल्यू भी अब आपको बाय हार्ट करना है। आई होप यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई, क्लियर है? तो क्या क्या याद रखना है ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। एक तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 वाला फॉर्मूला जो यहाँ पर है पीवी वाला, फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 ऑफ RT का फॉर्मूला, फिर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल में 3/2 ऑफ RT अपॉन Na, जिसमें 3/2 जिसको हम KBT लिखते हैं, ये याद रखना। अब एक बड़ी चीज पे आते हैं, मॉलिक्यूल्स की 3 टाइप की वेलोसिटीज होती हैं। अब ये 3 टाइप की वेलोसिटी का मतलब होता है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, जिसको एक को कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल, एक को कहा जाता है एवरेज, तीसरी को कहा जाता है VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो हमने थोड़ी देर पहले अभी पढ़ी। सी मैं यहाँ डेफिनेशंस लिख देता हूँ। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? द स्पीड इन काइनेटिक इक्वेशन जो हमारे पास ये निकल के आया इज हाइपोथेटिकल स्पीड possessed by all the gas molecule when the total kinetic energy is equally distributed among them। मतलब ऐसे मान के चलते हैं कि सारे मॉलिक्यूल्स की अगर इक्वल काइनेटिक एनर्जी हो जाती है तो उस पर्टिकुलर केस में उनकी जो वेलोसिटी हुई होगी वो हमारी रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो जाती है। एवरेज स्पीड क्या होती है? इट इज द अर्थमेटिक मीन। नॉर्मली जैसे अभी तक मैं एवरेज वर्ड यूज कर रहा था, फिर मैंने मीन करना, तो जैसे हम नॉर्मल निकालते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल की अलग अलग स्पीड होगी। मान लेते हैं कुछ मॉलिक्यूल की स्पीड C1 है, कुछ मॉलिक्यूल की स्पीड C2 है, कुछ मॉलिक्यूल की स्पीड C3 है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और अलग अलग वेलोसिटीज है। ठीक है, तो टोटल कितनी वेलोसिटीज है वो लिख दो, डिवाइडेड बाय कितने पार्टिकल्स हैं वो लिख दो, आपको एवरेज मिल जाएगी, खत्म कहानी। फिर हमारे पास फॉर्मूला आता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? इट इज डिफाइंड एज द स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखो भाई अगर मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं, ये 4 5 6 7 8 9 10, अब इनमें से ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड हुई होगी वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो जाएगी। उन सारे मॉलिक्यूल जैसे मान लो इसकी स्पीड है 2, इसकी स्पीड है 4, इसकी स्पीड है 2, इसकी स्पीड है 6, इसकी स्पीड है 5, इसकी स्पीड है 2, इसकी स्पीड है 3,
इसकी स्पीड है 2, इसकी स्पीड है 8, इसकी स्पीड है 2। क्या समझ में आया? ज्यादातर लोगों की जो वेलोसिटी है वो 2 है, तो 2 वेलोसिटी वाले मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? VMP, जिसको कहते हैं प्रोसेस बाय मैक्सिमम मॉलिक्यूल। व्हाट इज एवरेज स्पीड? इन सारे मॉलिक्यूल्स की इन सारी स्पीड्स को ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय 10 कर देना। इन सारी स्पीड्स को ऐड कर दो और फिर डिवाइडेड बाय 10 कर देना, एवरेज स्पीड मिल जाएगी। व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी? अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल एक्स एक्सेस में भाग रहा है, एक मॉलिक्यूल वाई एक्सेस में भी, तो वाई एक्सेस में जितने भी मॉलिक्यूल भाग रहे हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी लेना, एक्स एक्सेस में एवरेज वेलोसिटी लेना, एक्स एक्सेस में एवरेज वेलोसिटी उसका स्क्वायर कर देना, वाई एक्सेस में एवरेज वेलोसिटी निकालना सारे मॉलिक्यूल्स का, फिर उसका स्क्वायर कर देना, जेड एक्सेस में एवरेज वेलोसिटी निकालना, उसका स्क्वायर कर देना और फिर उसका अंडर रूट ले लेना, ये आपका VRMS हो जाएगा। ये जो VRMS हमारे पास निकल के आती है ना, ये डेरिवेशन के दौरान निकल के आती है। ये जो हम डेरिवेशन कर रहे थे उसमें हमारे पास ये निकल के आया, ये इसको हमने इसलिए एक हाइपोथेटिकल हम मान के चलते हैं, इसमें हाइपोथेटिकल वेलोसिटी जो मॉलिक्यूल यूजुअली एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस या ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आई होप यहाँ तक आपको लॉजिक समझ में आया। अब इनके फॉर्मूलेस क्या है? देखो VRMS का फॉर्मूला तो मैंने आपको दिखा दिया, 3RT/m, ये तो हमने डिराइव कर लिया। 3RT/m मोस्ट VRMS यहाँ निकाला, अंडर रूट ऑफ 3RT/m, या PV लिख लो, RT लिख लो। ऐसे ही आप एवरेज स्पीड का भी फॉर्मूला निकाल सकते हो, बट अब इसका मैं डेरिवेशन आपको नहीं करके दूंगा, ये डेरिवेशन नॉट इवन एक्सपेक्टेड, ये इवन MSc में भी नहीं कराया जाता, आप इसको छोड़ दो। ये आता है अंडर रूट ऑफ 8π/RT/m। तो RT/m जो होगा ना वो सब में कॉमन होगा। देखो वो मोस्ट प्रोबेबल हो, वो एवरेज हो, या वो RMS वाला RT/m, फर्क सिर्फ कहाँ पर आएगा, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ में 2 आ रहा है या अंडर रूट ऑफ में 8/π आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। मतलब मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और VRMS का अगर मैं रिलेशन निकालूं आपस में, तो यहाँ पर √2 का डिफरेंस है, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 2.5 है, 8/π को डिवाइड कर लो 2.5 निकल के आता है, और यहाँ पर VRMS में √3 का डिफरेंस है। तो इनका ये आपस में रिलेशन है। तो इससे मुझे एक चीज समझ में आ जाती है कि भैया VRMS विल बी ग्रेटर देन V एवरेज, विल बी ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल। हम जब भी मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज निकालेंगे 3 अलग अलग तरीके से, तो RMS में निकाली हुई वेलोसिटी हमेशा ज़्यादा वैल्यू की आएगी, ठीक है, एवरेज की उससे थोड़ी सी कम आएगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। इसके ऊपर ग्राफ बनते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बनता है, काफ़ी बार न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये याद रख है ना। ये डेफिनेशंस मैंने दे दिए हैं। अच्छा, अब ये कुछ फॉर्मूलेज भी मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये फॉर्मूलेज आप समझ गए रहोगे क्या। अभी एवरेज निकालनी है तो C1 वेलोसिटी कितने मॉलिक्यूल्स की थी, C2 वेलोसिटी कितने मॉलिक्यूल्स की थी, C3 वेलोसिटी कितने मॉलिक्यूल्स की थी, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये तो नॉर्मल अरिथमेटिक फार्मूला हो गया हमारा। सिमिलरली VRMS निकालनी होगी तो अब जितनी भी थी वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया, C1 कितने था उसका स्क्वायर कर दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, C2 स्क्वायर कर दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस वाला पार्ट, ये वाली पार्ट को छोड़ दो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, ये जो हम अंडर रूट में निकालते हैं। और ये जो मैंने आपको लिख के दे दिया ना यहाँ पे, इस चीज़ को आप अब बाय हार्ट कर लेना। देखो ये पूरा आज वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में जरूर मदद करेगा। फिर वो CSIR नेट हो, वो गेट हो, वो TIFR हो, IIT जैम हो, BHE हो, D हो। बेसिकली ये जो पार्ट होता है ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ाया जाता है, गैसियस स्टेट में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाया जाता है। तो अब या KTG नाम का एक अलग से चैप्टर भी बहुत सारी जगहों पे पढ़ाया जाता है, तो उसमें भी इसको कवर किया जाता है। तो फर्क नहीं पड़ता कहाँ कवर किया जा रहा है, बट इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गैसियस स्टेट का पार्ट। तो यहाँ इस वीडियो में अब यहाँ वाइंड अप करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, वहाँ पे हम बात करेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूले के बारे में या उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में, और कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको दे दूंगा, आप उन न्यूमेरिकल्स को देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।